अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, बांग्लादेश के हालात आप सबके सामने हैं। ओवरनाइट नहीं हुए ये, और इसमें अगर सबसे बड़ा कसूर किसी का है तो वो डेफिनेटली अमेरिकन सीआईए का है, अमेरिकन डीप स्टेट का है, जॉर्ज सोरोस जैसे बिलियनर का है, जिन्होंने साउथ एशिया को पर्टिकुलरली टारगेट किया हुआ है कई सालों से। इनमें सबसे बड़ा हथियार तो इनका पाकिस्तान आर्मी है, आईएसआई है, जो इनके लिए टूल का काम करती है। और चाइना को भी ये इंटरेस्ट में जाता है कि ये रीजन अपसेट रहे तो उसके लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि ये रीजन जिसके एक तरफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश म्यांमार है, बीच में इंडिया है। अगर ये रीजन अपसेट रहेगा तो इंडिया में मामला इतनी तेज़ी से अच्छे नहीं होंगे, प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में भी जाहिर है मुसलमान भी हैं बहुत सारे। इंडिया में वो आइडियोलॉजी भी है जो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं इन देशों में, और इंडिया में बांग्लादेश के बंगाली भी हैं, पाकिस्तान में पंजाबी पठान हैं तो इंडिया में भी हैं, और फिर इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में बंगाली और रोहिंग्या जो कि म्यांमार से हैं। तो अगर आप देखें तो इस रीजन में कितना कोशिशें हो रही हैं। श्रीलंका में कोशिश की इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, सब जन सी ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कंट्रोल में आ गई चीज़ें। नेपाल में क्या, भूटान में कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन जगहों पे मामला हद से ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़े कि यहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत कम है और वो टेक ओवर नहीं कर सके जैसे इन्होंने बांग्लादेश में टेक ओवर कर लिए है। अब सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश तो टेक ओवर हो चुका है। इसमें थोड़ी गलती मैं मानता हूँ कि लीडरशिप की भी होती है। हसीना वाजिद के पास 12-13 साल लगातार गवर्नमेंट रही। शुरू में आते ही इन्होंने जमात इस्लामी के मुजरिमों को फांसियाँ दी, सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन पे आ गई। ये आज जो हम बांग्लादेश में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म देखते हैं, ये ओवरनाइट तो नहीं हुआ ना, रातों रात नहीं हो गया। इसको डेवलप होने में टाइम लगा, और वो ढील हसीना वाजिद की गलती थी जो देती रही। क्या वो फांसियां दे दी थी जमात इस्लामी को, सब कुछ हो गया था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन्होंने करनी थी, देश को देखना था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को तंग ना करें इसलिए ढील देते रहे। और आज आप देखें कि 12-13 साल के जो ढील देने का नतीजा है वो आपके सामने है कि एक्सट्रीमिज्म हद से ज़्यादा बढ़ गया जब आप एक आइडियोलॉजी को ढील देंगे। और आज दुनिया के कई देश ये गलती कर रहे हैं। यूरोप, अमेरिका, कनाडा में तो ये चीज़ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा, यूरोप में क्रिसमस नहीं मनाने दिया जा रहा। यार हद नहीं हो गई? पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी इंक्लूडिंग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से गई है। यूरोप क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा ठेकेदार है। आज जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पता नहीं कहाँ कहाँ क्रिसमस मार्केटें बंद हो रही हैं। यहाँ लंदन में खौफ का आलम है, लोग जा नहीं रहे क्रिसमस इलाकों में। तो यह है कि ढील देने का यह नतीजा है। अब भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक हद तक तो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक किया इन्होंने, आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन किया, राम मंदिर बनाया। ये सब डायरेक्ट मुस्लिम से कन्फ्रंटेशन वाले इश्यूज थे जो कि मोदी जी ने बड़ा अच्छी तरह से टैकल किया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ये मुसलमानों से कन्फ्रंटेशन वाले इश्यूज टैकल किए। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा लीडरशिप के लिए मुश्किल है काम, इसलिए कि भारत में 1-2 नहीं 21 करोड़ मुसलमान हैं। अभी लेटेस्ट जो सेंसस आया है वो तकरीबन 21-22 करोड़ हैं। साउथ एशिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं। दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं। इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। अब ये देखें कि 1971 में जब डिवीज़न हुआ पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का, बांग्लादेश बनता है, उस वक्त बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से कुछ लाख ज़्यादा थी।
आज पाकिस्तान की मुसलमानों की आबादी 24 करोड़ है तो बांग्लादेश की 16 करोड़ से कम है। आप सोचें उस वक्त बांग्लादेश के मुसलमानों की तादाद भारत के मुसलमानों से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कड़वी गोली खानी पड़ेगी। अब ये जाहिर है एक कंटिन्यूस भारत टारगेट है इंटरनेशनल फोर्सेस का। पहले हम ज़रा बांग्लादेश को देखें बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी जब 71 में, तो पाकिस्तान आर्मी ने हथियार डाल दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक बात हमें जहन में रखनी होगी कि बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान सरकार के पास जो आर्मी और ब्यूरोक्रेसी, देखें दुनिया के ये जो ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, इनके दो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटिशियंस तीसरे नंबर पे आते हैं। ये दो कंपोनेंट पॉलिटिशियन को भी कंट्रोल करते हैं दुनिया के तकरीबन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो जो ब्यूरोक्रेसी और आर्मी मुजीबुर रहमान के पास आई थी, वो वेस्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की अपॉइंटेड थे मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा था ना। तो जो ब्यूरोक्रेसी मुजीबुर रहमान के हाथ में आई ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश की बनी, जो उनको रिजाइन तो नहीं करवाया, उनको रिटायर तो नहीं करवाया, तो वो वही थी जो वेस्ट पाकिस्तान ने ग्रूम की थी। और आर्मी भी जो इनके हिस्से में आई, उसमें जो जनरल थे, जो बाद में मार्शल लॉ भी लाए, जनरल इरशाद, जनरल जियाउर रहमान, ये पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे, एक दिन में जनरल नहीं बन गए थे। लेकिन इन लोगों ने बांग्लादेश को, मुजीबुर रहमान को टपका दिया। इसके बाद क्या हुआ, जब जनरल जियाउर रहमान की सरकार बनी, मार्शल लॉ आया, तो जियाउल हक पाकिस्तान का मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, जियाउर रहमान बांग्लादेश का था, और दोनों भाइयों की तरह मिलते थे। जियाउर रहमान के मरने के बाद इसकी बीवी खालिदा जिया आई। हम उस वक्त पाकिस्तान में ये कहते थे ईस्ट पाकिस्तान अलग थोड़ी हुआ है, खाली उसका नाम बांग्लादेश हो गया है। सरकार तो वहां पे भी आर्मी की है, पाकिस्तान आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी। क्योंकि मुजीबुर रहमान भी वो 71 तक तो सही था, ठीक है, आज़ाद होने के बाद वो भी कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार नहीं था, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में था। होना तो ये चाहिए था कि वो पूरी स्क्रूटनी करता कि ईस्ट पाकिस्तान में जो जेनोसाइड हुआ था, मतलब जो हसीना वाजिद ने जिनको फांसियां दी, वो मुजीबुर रहमान क्यों नहीं दे सका। अगर उस वक्त वो इंडिया की मदद से बांग्लादेश की पूरी सफाई कर लेता तो शायद उसका कत्ल भी नहीं होता और वो बांग्लादेश वुड हैव बीन। लेकिन क्या वो मुजीबुर रहमान फौरन मर गया, टेक ओवर कर लिया आर्मी ने। आर्मी वही पंजाबी आर्मी के टट्टू थे। आज भी आप देखें कि खालिदा जिया अभी तक बिस्तर मर्ग पर पड़ी है, लेकिन कंट्रोल कर रही है इन इस्लामिस्टों को। खालिदा जिया और अब उसका बेटा, खालिदा जिया का बेटा अब उस पार्टी का, क्योंकि डायनास्टिक पॉलिटिक्स तो है ही ना। तारिक रहमान उसका बेटा 17 साल से बांग्लादेश से बाहर था, क्योंकि हसीना वाजिद की हुकूमत थी, भाग गया था, अब वापस आ रहा है। क्योंकि लग ये रहा है कि अगला इलेक्शन जो फरवरी में कराना है, मुझे होते नज़र नहीं आ रहे अगले इलेक्शन, लेकिन अगर फरवरी के इलेक्शन कराने हैं तो उसमें खालिदा जिया तो कैंपेनिंग कर नहीं सकेगी, तो ये इसका बेटा तारिक रहमान, जियाउर रहमान का बेटा कैंपेन करेगा और अगला प्राइम मिनिस्टर घोषित होगा। सिचुएशन ये है कि जो इस वक्त बांग्लादेश में आग लगी हुई है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को आग लगा रहे हैं, और उसमें मुझे हैरत ये हुई कि आर्मी जिसने हसीना वाजिद की तो गवर्नमेंट फौरन लपेट दी थी, उस वक्त तो बड़ी बहादुर बनती थी, अभी इन आग लगाने वालों को कहते हैं कि जो दहशतगर्द आए थे, इस्लामिक दहशतगर्द, उनको कहते हैं कि प्लीज़ 10 मिनट 20 मिनट हमें दे दो, हम पहले ये बिल्डिंग में से लोगों को निकाल लें, फिर आप इसको आग लगा दो। ये कहाँ होता है, मुझे ये बताएं। हसीना वाजिद को उसके आर्मी चीफ ने क्या कहा था, हम अपने बंदों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, आप निकल जाएं। और आज पूरा बांग्लादेश टेक ओवर हो गया है। सबसे भयानक पहलू क्या नज़र आया कि एक हिंदू लड़के को ब्लास्फेमी का
इल्ज़ाम लगा के पहले मारा पीटा गया, फिर सड़कों पे इसकी लाश को घसीटा पीटा गया, फिर इसको दरख्त से लटका के आग लगा दी। यही चीज़ हमने कराची में श्रीलंकन मैनेजर को देखी थी, एक फैक्ट्री के मैनेजर को। उसने सिर्फ ये कहा था कि ये लब्बैक का स्टिकर हटा दो फैक्ट्री के अंदर से, क्योंकि कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स आने वाले थे और उसको साफ सुथरा माहौल दिखाना था। लब्बैक के स्टिकर हटाने पे उसको ब्लास्फेमी के नाम पे पकड़ के घसीट के सड़कों पे पत्थर, चप्पल, डंडे, जो हाथ में आया, ईंटें मार मार के उसकी, फिर यहाँ तक ये रुकते नहीं है ये जुनूनी, फिर उसकी लाश को आग लगाई थी। इतना भयानक। तो आज वो पाकिस्तान में जो हो रहा है अब वो बांग्लादेश में हो रहा है, और इसको रोकने की ताकत किसी को नहीं। ये टट्टू CIA का यूनुस हाथ जोड़ रहा है, पांव जोड़ रहा है कि प्लीज़ आप माहौल को कंट्रोल करें। इंडियन एम्बेसी पे धावा बोला, इंडियन कॉन्सुलेट्स पे धावा बोला, चिटागांग में इधर उधर। इंडियन स्टाफ जो एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के हैं उनकी ज़िंदगी खतरे में आ गई। इंडिया से इतनी नफरत कैसे आई, जबकि आपकी इकोनॉमी जो हसीना वाजिद के ज़माने में बूमिंग थी। इंडिया की मेहरबानी थी भाई आपके ऊपर। इस रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मिलिट्री, सबसे बड़ी डेवलप्ड कंट्री इंडिया है। इंडिया ने मदद की थी हसीना वाजिद को हर स्टेप पे। इंडिया ने कब आपके देश में कोई गलत काम किया है जो आज इंडिया से नफरत? तो ये हम जो पिछले 1 साल से जब से यूनुस आया है हम देख रहे हैं कि रोज़ पाकिस्तान के आर्मी के जनरल उधर जा रहे हैं बांग्लादेश। रोज़ पाकिस्तान आर्मी के जो टेररिस्ट मुल्ला हैं, अहले हदीस का चीफ इब्तिसामिल्लाही ज़हीर, लश्कर तैयबा के कई, मैंने आपको ये सब वीडियोस भी दिखाई हैं उनकी जो भाषण उधर दे रहे थे। अभी एक तबलीगी इज्तिमा हुआ था वहाँ पे बांग्लादेश में, ढाका में। उसमें पाकिस्तान के टेररिस्ट मौलवी वहाँ पे क्या क्या तकरीरें नहीं करते थे। ये रातों रात नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में। इन्होंने इंडिया के खिलाफ वहाँ पे नफरत फैलाई। और इस रीजन में अगेन आई विल से कि चाइना ये सब चीज़ें चुपचाप खुशी से तमाशा देख रहा है कि इन चीज़ों का बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया यहाँ पे अनरेस्ट होगी तो चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, नुकसान नहीं होना। फ़र्क इंडिया को पड़ना है कि इंडिया के मुसलमान, इंडिया के अंदर, इंडिया के नेशनल को इंटरेस्ट की बात आएगी तो खामोश हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लेकिन जब गज़ा में इधर उधर फला मुसलमानों का कोई मसला होगा तो ये सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। इजराइल एक ईरानी जनरल को मार देता है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रोटेस्ट होते हैं। ये हिंदू लड़का जो बांग्लादेश में अभी जिसको जलाया गया, इस पे मुसलमानों की बोलती बंद है। एक लड़की का खाली नकाब उतारा नीतीश कुमार ने, जो कि गलत किया। आई विल से कि एक चीफ मिनिस्टर के लेवल पर ये चीज़ें जेब नहीं देती। या तो आप कानून बनाओ, नेशनल लेवल पे नहीं बना सकते, बिहार के लेवल पे आप चीफ मिनिस्टर हो, 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हो, कानून बनाओ कि बुर्का इज नॉट अलाउड। फिर भी आपको हक नहीं है, चीफ मिनिस्टर हो भाई साहब, अपनी कुर्सी का कुछ रेस्पेक्ट करो। किसी पुलिस वाली को कहो कि भाई इसका नकाब उतारो। गलत किया। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि जावेद अख्तर साहब जो इतने, मैं इनकी कला की बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ। ही इज़ ए गुड पोइट, ही इज़ ए गुड स्टोरी टेलर वगैरह वगैरह। लेकिन इनके एथेइज्म पे मैं हमेशा क्रिटिसिज्म करता हूँ कि जब भी साला कोई मुसलमान का मसला आएगा सबसे पहले आके खड़े हो जाएंगे। जावेद अख्तर साहब फरमाते हैं कि देखें, मैं, आप सबको पता है कि मैं पर्दे का सख्त खिलाफ हूँ, हिजाब पर्दे के खिलाफ हूँ, लेकिन ये जो नीतीश कुमार ने किया ये इंतहाई गलत काम था, फलान था, ढुमकान था, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब जावेद अख्तर साहब बयान देंगे कि एक हिंदू लड़के को उनके मुसलमानों ने बांग्लादेश में जला कर खाक कर दिया, तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। तो ये मसला है इंडिया के एथेइस्टों का, लेफ्टिस्टों का, कम्युनिस्टों का और मुसलमानों का, कि मुसलमानों की गलतकारी पे कभी नहीं बोलेंगे। आपको जुबैर नजर आएगा जो हर छोटी से छोटी, कई बार झूठी हिंदुओं के बारे में चीज़ें लगाता रहेगा, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि इसने मुसलमानों के गलत कामों पे कोई पोस्ट की हो। क्या मुसलमान गलत काम नहीं करते? सबसे ज़्यादा करते हैं यार।
क्या लव जिहाद को कोई डिनाई कर सकता है? उसने आज तक किसी एक केस पे बोला? ये जो दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ, इतने डॉक्टर पकड़े गए, उस पर एक लफ्ज नहीं बोलते, ना अरफा खानम शेरवानी, ना राना अयूब, ना ये जुबैर, ना कोई। क्यों? तो ये इंडिया में एक मसला है। और सबसे बड़ा टारगेट ये जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम इस वक्त इस रीजन में कर रहा है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में वगैरह वगैरह, उनका सबसे बड़ा टारगेट इंडिया है कि अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि इंडिया में इसका असर पहुंचे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया बांग्लादेश नहीं बनेगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं बनेगा, और इंडिया इंडिया ही रहेगा। आप ये सोचें कि 1000 साल तक इधर उधर से मुसलमान लश्कर आके इस देश पे हमले करते रहे, 1000 साल तक। इसके बाद 300 साल तक क्रिश्चियन लश्कर हमले करते रहे, पोर्टुगल आया, फ्रांस आया, यूके आया, हॉलैंड आया, सब आए, हमले करते रहे। नतीजा ये निकला कि ये कुछ कर नहीं सके। तो इंडिया को नहीं फर्क पड़ेगा। एक तो ये कि इंडिया में एजुकेशन लेवल हाई है नॉन मुस्लिम्स में। दूसरा, मुसलमान पूरे इंडिया के चप्पे चप्पे में है जरूर, लेकिन कंसंट्रेटेड एरियाज नहीं है। तीसरा यह है कि पिछले 10-12 साल से इंडिया में हिंदू जागृति हुई है एक लिमिट की हद तक, लेकिन हुई है। अब खाली मुसलमानों की गलत कामों को इंडियन सरकार ने नहीं कंट्रोल करना, काउंटर करना, बल्कि सारे हिंदू खड़े हो जाएंगे। आज लेफ्टिस्टों का, कम्युनिस्टों का और इंटरनेशनल इकोसिस्टम के स्लीपर सेल्स का और उनके साथ मुसलमानों का वो कंट्रोल या वो पावर नहीं है जो आज से 12 साल पहले थी। 12 साल पहले तो ये रूल कर रहे थे ना पूरे भारत में, इसलिए भारत में कभी कोई मसले नहीं सुने हमने। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। वेस्ट इंडिया से करीब है, इनका इकोसिस्टम, इनकी डीप स्टेट बेशक एक साजिशें कर रही है, लेकिन सरफेस पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो यूके की है, यूरोप की है, अमेरिका की है, ऑस्ट्रेलिया की है, जापान की है, ये इंडिया के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, ये एंड पे मैं शशि थरूर साहब की 2 मिनट की वीडियो लगा रहा हूँ, जिसमें वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश के जो मामला थे उसके बारे में वो अपने ख्यालात दे रहे हैं। आई रेस्पेक्ट शशि थरूर जी अलॉट। कंट्रोवर्सियाँ कई उनके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ही इज़ ए लर्नेड मैन। वो एक काफ़ी काबिल आदमी हैं, और मैंने ये देखा है कि नेशनल इश्यूज़ पे आके वो अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को भी साइड पे रख देते हैं। और बाकी हर आदमी में एक ऊंच नीच होती है, कोई भी 100% आपके ख्यालात से मुत्तफिक नहीं हो सकता। इवन मेरे दर्शक हैं जो मेरे को देखते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, उनमें भी बेशुमार लोग हैं जो मुझसे एग्री नहीं हो सकते हर चीज़ में। तो हम शशि थरूर साहब की हर चीज़ से एग्री नहीं करते, लेकिन बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका रोल बड़ा पॉजिटिव रहा है, और इस मामले पे भी 2 मिनट की इनकी वीडियो आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। Kindly keep supporting. Normalize the issuance of visas, and now because of this violence they've had to shut down 2 of the visa centers, which is a disappointment, because Bangladeshis who want to come to India, they are the ones who've been complaining that they're not getting visas as easily as before, and now these situations are making it difficult for our government to help them. So I'm hoping that normalization would happen sooner rather than later, and I would call upon the people and government of Bangladesh to place some value in this close relationship with their neighbor. As Vajpayee Sahib famously said about Pakistan, we cannot change our geography. We are where we are, they are where they are, they should learn to work with us. Sir, the National Conference leader has also given a statement that India also needs to be on alert because the young generation are also raising certain matters here. So similar situation in Bangladesh.
in India. What has happened in Bangladesh, that can also, the similar situation can erupt in India. No, listen, we are a democracy. We have various ways of expressing our points of view. We have various outlets. So I'm not worried about a similar situation. We are not Bangladesh. But at the same time, we have an interest in making sure there is a peaceful and prosperous Bangladesh. तो भारत सरकार से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे इंटरवीन करना चाहिए? No, I think the government will have to monitor the situation very carefully. They will certainly, at the level of the High Commission in Dhaka, reach out to the government and the authorities in Dhaka and request them to do whatever they can to calm down the situation. It is not at all welcome that our Assistant High Commission, which is like the name given to our consulates in smaller towns, Rajshahi, Khulna and so on, that they should be affected by these protests. It is also the responsibility of the host government to ensure that our facilities are protected and are safe. I think both sides should have an interest in maintaining a good relationship, and we should work to ensure that. Sir, your committee has recommended that express concern over situation of minorities, expanding Chinese footprint, addressing security concern affecting Northeast India. What's your comment, sir? No, so we are obviously concerned, and there are irresponsible elements in Bangladesh who are saying very, very silly things. You saw the statement recently from one student leader saying he's going to separate the 7 states from the rest of India. I mean, who is he to talk like this? But there are people doing this. And therefore, we are very conscious that there are such elements running loose. And we hope that there will be some constructive action by the authorities to ensure that the fundamental interests of India are not harmed within Bangladesh, just as we will also take care to ensure that we are supportive of stability and peace and democracy in Bangladesh.